Okay, so firstly, guys, am I clear? Like, are you able to hear me? Is sound okay? So you can let me know in the chat. Okay. Okay, so there are two types of doubts which have been coming on the group. Okay, so we'll start with the discussion of the project itself. Okay, so two types of doubts were there. ठीक है, एक तो बच्चों को ये नहीं समझ आया कुछ कुछ को कि एग्जैक्टली क्या करना है, और जिनको समझ आ भी गया है कि क्या करना है उनको कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ रहा कि अब हम कैसे करेंगे उस टास्क को, है ना। सो दोनों टाइप की इश्यूज या दोनों टाइप के डाउट्स अराइज हुए हैं, है ना। सो ऐसा करते हैं, हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आपको इस प्रोजेक्ट वन में करना क्या था। ठीक है, सो प्रोजेक्ट वन के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा है 4 स्टेप थे, ठीक है, जिसमें से आपको बोला गया था कि आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 करके आना है, राइट। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते कि क्या करना था, है ना। कोई डाउट हो आप चैट पे पूछ लो, बिल्कुल क्लियर कर लो इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। आपको टास्क ये दिया गया था कि आपको एक abc.txt फाइल लेनी है, एक फाइल बनानी है abc.txt, है ना। इस फाइल के अंदर दो पाथ्स लिखने हैं, पाथ 1 और एक होगा आपका पाथ 2, ठीक है। फिर आपको स्टार्टिंग में सिर्फ पहले वाले पाथ को देखना है, इस पाथ के अंदर जाना है और जितनी भी फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं सबको चेक करना है। चेक करने का मतलब ये है कि जितनी भी फाइल्स हैं उनका नाम और उनकी पाथ यानी कि उनकी लोकेशन को आपको नोट डाउन करना है या प्रिंट करना है अभी के लिए, क्योंकि अभी आपने पार्ट मतलब स्टेप 3 और 4 तो करना नहीं है ना। तो अभी के लिए आपको बस इतना कर लेते हैं अगर आप, तो काम चल जाता है कि आप उसका नाम और उसकी लोकेशन को प्रिंट कर दो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब बात यह है कि जो फोल्डर्स है ना, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स और फाइल्स होती हैं, राइट। और इन फोल्डर्स के अंदर मतलब ऐसे एंड में जाते 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 सिर्फ फाइल्स रह जाएंगी, राइट। तो ऐसे एक रिकर्जन सी नहीं बन रही, मतलब फोल्डर फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर एक फोल्डर, उसके अंदर फाइल्स। सो आपको क्या करना था, एंड ऑफ द डे जितनी भी पॉसिबल फाइल्स हैं उनका नाम और लोकेशन एक जगह पे प्रिंट करा लेना था, अपनी स्क्रीन पे ही प्रिंट करा लेना था। कि अभी के लिए आप बस इतना कर पाते हैं प्रोजेक्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 वाज रीडिंग दिस पाथ, पार्ट 2 वाज रिकर्जन से जाके इन सबके नाम और लोकेशन को निकालना। पार्ट 3 आपका क्या था कि आपको ये जो दूसरा वाला पाथ है ना, पार्ट 3 आपका ये था कि आपको ये जो नाम और लोकेशन अभी हम प्रिंट कर रहे हैं ना, इसकी एक लिस्ट बनानी थी जो हम आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। इसकी एक कहीं पे लिस्ट बना के इसको स्टोर करके रखना था। पार्ट 4 आपका क्या था, ये जो दूसरा पाथ है ना, इस दूसरे पाथ पे जाके आपको एक CSV फाइल बनानी थी, मान लो solution.csv, ठीक है। इस फाइल के अंदर आपको ये जो लिस्ट बनाई थी ना नाम और लोकेशन की, इसको फाइल पे राइट करना था, नेम और लोकेशन को फाइल पे राइट करना था। अब दो बातें सुनो, ये जो abc.txt है ये अभी तो आपने खुद ही बनाई हुई है ना। हम ये चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं, मैंने आपको लास्ट टाइम मेंशन नहीं किया था बट आप ये कर लो। आप क्या करो, ये abc.txt जो है ना, ये ताकि एक जनरल सॉफ्टवेयर बन जाए जिसे सिर्फ आप ही नहीं कोई भी यूज कर पाए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, आप स्कैनर की मदद से यूजर को बोलो कि भाई तू बता कि ये जो abc.txt है ना, अभी के लिए तो मैं खुद ही डाल रहा हूं कि abc.txt का है क्योंकि मैंने बनाया प्रोग्राम, बट यूजर अपनी abc.txt बना पाए और उसके अंदर ये दो पाथ यूजर खुद डाल पाए, इसके लिए आप क्या करो, यूजर से इनपुट कर लो इस abc.txt का पाथ, बाकी का प्रोग्राम एज इट इज, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। पहले मुझे एक बार ये बताओ, किसी को ये डाउट है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, चैट में ये डाउट कि प्रोजेक्ट क्या है। अगर कोई भी अभी ऐसा है, कोई इशू नहीं है जिसे ये डाउट हो कि प्रोजेक्ट क्या है, ओके, एनी स्टिल नॉट क्लियर विद द प्रोजेक्ट। सो एनी,
आपका प्रोजेक्ट ये है कि आपको एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल के अंदर दो पाथ लिखे हुए होंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो आउटपुट डॉट टीएक्सटी, इस तरीके की एक टेक्स्ट फाइल होगी जिसका नाम आप कुछ भी रख लो, ठीक है। इसके अंदर दो पाथ दिख रहे हैं, यानी आपको एक एक्स वाई जेड और एक एबीसी। आपको ये करना है, आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले पहला वाला पाथ रीड करना है, ठीक है। पहला वाला पार्ट जैसे ही आप रीड कर लोगे, आपको इस पाथ के अंदर जाके जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है ना, मान लो कि पहला पाथ होता मेरा मेरा पहला पाथ होता सी यूजर्स एनी डेस्कटॉप, ठीक है। आपने डेस्कटॉप का पाथ डाला हुआ होता। आपको क्या करना है, इस लाइन को रीड करना है, ठीक है, फाइल रीडर की मदद से, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस पाथ को रीड करके अब डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स है ना, उसका नाम और उसका पाथ, मान लो आपके डेस्कटॉप ऐसा कुछ है, ठीक है। डेस्कटॉप पे आपके दो तीन चीजें पड़ी हुई हैं, तो आपको इनका नाम और इनकी लोकेशन, यानी कि सी यूजर्स एनी डेस्कटॉप स्लैश वट एवर द फाइल नेम इज, ये इसकी लोकेशन होगी। इसको आपको अभी के लिए सिर्फ प्रिंट कराना है, ठीक है। सो बेसिकली यूजर, आपने एक पाथ रीड किया और उसके अंदर पॉसिबल जितनी भी फाइल्स है उनका नाम और लोकेशन प्रिंट कर दिया। अब बात ये थी कि इसके अंदर ना कई कई जगह पे फोल्डर भी होंगे, लेकिन मैंने बोला फाइल्स के नाम चाहिए, तो फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा ना आपको, और आपको चेक करना पड़ेगा वहां पे कि फोल्डर के अंदर और फाइल्स है तो उनके नाम और लोकेशन भी प्रिंट करो। अब ये हो सकता है कि फोल्डर के अंदर और फोल्डर है तो आपको उनके अंदर जाके भी फाइल्स के नाम प्रिंट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आर यू क्लियर? ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, वो आज की क्लास के बाद आप कर पाओगे। आपको कहीं पे जावा में इसको स्टोर करके रखना है, जैसे हम ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं ना, ब्रेड मिल्क, वैसे ही हमें ये जो नाम और लोकेशन अभी हम प्रिंट करा रहे थे ना, इसको कहीं पे सेव करके रखना है। क्यों? ताकि हम उस सेव्ड लिस्ट को एक नई फाइल पे लिख सके, ठीक है। अब क्लियर हो यानी? अब क्लियर है? सो राघव, इफ द फोल्डर इज एम्प्टी, तो उसके अंदर कोई फाइल नहीं होगी ना, तो आप कुछ प्रिंट मत करो, ठीक है। लेट्स कीप इट सिंपल। ओके। सो नाउ फर्स्ट डाउट इज क्लियर कि प्रोजेक्ट में करना क्या है, ठीक है। अब सेकंड डाउट पे आते हैं कि सर समझ आ गया है कि करना क्या है, लेकिन करना कैसे है ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आराम से सुनो कैसे करना है, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है कि पहले तो आप एक फाइल का हैंडल बनाओगे, है ना। न्यू फाइल, और यहां पे आप वो पाथ दोगे स्लैश एबीसी डॉट टीएक्सटी वाला। अभी के लिए आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, और ये पाथ आप यूजर से भी ले सकते हो, ठीक है। ये पाथ जो है यहाँ पे मैं डाल रहा हूं, इसको आप स्कैनर से भी ले सकते हो, दोनों, क्योंकि अगर आप स्कैनर से लोगे तो एक जनरल प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना था, इस एबीसी डॉट टीएक्सटी के लिए एक फाइल रीडर बनाना था, एक फाइल रीडर बनाना था, ठीक है। अब इस फाइल रीडर की मदद से आपको रीड कर लेना था पाथ वन को, ठीक है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके उसे एक स्ट्रिंग में डाल लेना चाहिए था जिसका नाम होता पाथ, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद आपके पास पता है क्या आ जाता, आपके पास एक स्ट्रिंग आ जाती पाथ, जिसकी वैल्यू होती जो भी पहला पाथ था, यानी कि सी यूजर्स डेस्कटॉप एनी, ये सी यूजर्स एनी डेस्कटॉप, जो भी आपने पाथ दिया हुआ था, जो उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर पहला पाथ था, वो पाथ इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाना चाहिए था। अब जब आपके पास ये पाथ है, उसके बाद अब सोचने वाला थोड़ा दिमाग लगता है। पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसा कोई यहां पे है जो इस पाथ वेरिएबल के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर, वो पहले पाथ को नहीं रीड करवा पा रहा, जिसको नहीं समझ आ रहा सर मैं वो लाइन नहीं रीड करवा पा रहा, मेरे को नहीं हो रहा, ऐसा कोई है तो अभी बताओ चैट पे, सो दैट वी कैन डिस्कस इट।
Is there anyone who is not able to get the path? Then let me know on chat अभी फटाफट। सब पाथ रीड करवा पा रहे हैं? ओके, ठीक है, ठीक है। इस पाथ वेरिएबल के अंदर सब पहला वाला पाथ की वैल्यू रीड कर पा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो इस दो पाथ जो प्रेजेंट थे इसमें से पहले वाले पाथ को नहीं निकाल पाया, ऐसा कोई नहीं है ना? सबने यहां तक कर लिया, यहां तक सबने कर लिया है। तो ये आपका बेसिकली क्या था, स्टेप 1। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं स्टेप 1 सबने कर लिया है ना। इसके अंदर देखो ना, क्रिएट एबीसी डॉट टीएक्सटी विद 2 पार्ट्स, और इसके अंदर से फर्स्ट पार्ट को रीड सबने कर लिया है ना। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या था कि ये जो आपका स्ट्रिंग है ना पाथ, अभी तक आप यहां पे आ गए थे। स्ट्रिंग था आपके पास एक पाथ जिसके अंदर वो लोकेशन है जहां के सारी फाइल्स, एंड इसको अगर मैं लॉक बोलूं तो ये एक लोकेशन है लॉक, ठीक है, जिसके अंदर की सारी फाइल्स, फोल्डर्स, और फोल्डर्स के अंदर की सारी फाइल्स, और उसके अंदर के सारे फोल्डर्स, और उनके अंदर की सारी फाइल्स, ये जितनी भी पॉसिबल फाइल्स तक मैं पहुंच सकता हूं इस लोकेशन में, उन सब के नेम एंड पाथ को प्रिंट करना है। दिस इज माय स्टेप 2। ठीक है, क्लियर है सबको स्टेप 2? सो ये कैसे करेंगे? तो एक तरीका तो ये है, अब मैं एक नई फाइल हैंडल बनाऊंगा। फाइल लोकेशन इज इक्वल टू न्यू फाइल पाथ। तो मेरे पास इस लोकेशन का एक हैंडल आ गया। अब मुझे क्या करना था कि मैं दो फंक्शन मैंने आपको बताए हुए हैं इसमें, एक इस डायरेक्टरी फंक्शन, और इसी का ऑल्टरनेटिव होता है इज फाइल, और मैंने दूसरा बताया था लिस्ट फाइल्स। दो फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मुझे क्या करना था, ये जो मेरे पास लॉक आई थी ना, ये जो मैंने नया हैंडल बनाया है, इस पे मुझे बस बेसिकली इतनी सी बात करनी थी कि मैं एक एरे बना लेता, और फाइल फाइल की एक एरे बना लेता फाइल्स। इसको मैं कह देता लॉक, इस लोकेशन को कहता डॉट लिस्ट फाइल्स। इससे मेरे पास क्या होता, मेरे पास एक एरे आ जाती जिसके अंदर जितनी भी पॉसिबल फाइल्स, जैसे फाइल 1, फाइल 2, जो भी इस डेस्कटॉप पे पड़ी हुई फाइल्स होती वो आती। जहां फोल्डर होता तो आता फोल्डर का नाम। ठीक है, ऐसे टाइप का मेरे पास एक एरे बन जाता। अब मुझे करना क्या था, मुझे इस एरे को देखना था कि जहां जहां भी इस एरे में फाइल है, तो मैं उस फाइल का नाम और लोकेशन प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि वो तो फाइल ही है। और कैसे प्रिंट करूंगा, फाइल के डॉट गेट नेम फंक्शन से, और फाइल के डॉट गेट पाथ फंक्शन से। दोनों फंक्शन अवेलेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही इस एरे में मैं किसी फोल्डर के पास पहुंचता, तो मुझे यही काम जो मैं इस लोकेशन के लिए कर रहा था, इस फोल्डर वाली लोकेशन के लिए फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ये फाइल नहीं है, मुझे इसके अंदर की भी सारी फाइल्स को इसी तरह एक नई एरे में बना के लिस्ट करना है। सो बेसिकली ये काम मुझे बार बार तब तक करना था जब तक एक ऐसी एरे ना रीच हो जाए जिसके अंदर सिर्फ फाइल्स हो। जब फोल्डर सारे खत्म हो जाए और मैं उनके अंदर की सारी फाइल्स तक पहुंच चुका हूं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिकर्जन। सबको ये क्लियर है कि हमें करना क्या है? अब टेक्निकली क्या करना है, बिफोर वी सी अ लिटिल बिट ऑफ कोड, और ज्यादा इसका एक्चुअल कोड देख लेंगे। बट अभी किसी को सूडो कोड टाइप समझ आ रहा है कि हाँ कैसे जावा में से करना था, अप्रोच क्या है जावा की, इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? ये क्लियर है अब सबको? आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। अगर कोई भी नहीं है क्लियर तो अभी बता सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हें ही करना है प्रोजेक्ट।
ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि सर मैं ये काम बार बार कैसे करूंगा, ये एरे बार बार कैसे बनाऊंगा। सो लेट मी शो यू अ स्मॉल कोड एज टू हाउ यू कुड हैव डन इट। ठीक है, ये देखो। मान लो, मान लो ये मेरा पाथ है। ठीक है, स्ट्रिंग पाथ है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या है, ये एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर के मुझे सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट करना है। मुझे इसके अंदर के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट करना है, ये चाहता हूं मैं। ठीक है, यहां पाथ तक तो हम पहुंच गए थे अभी तक। पाथ को हम रीड किया था ना, ये वो लाइन है जो मैंने टेक्स्ट फाइल के अंदर से रीड की है, ये वो लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद ना तुम्हें करनी थी रिकर्शन। रिकर्शन क्या होती है, एक बार रिकर्शन का कॉन्सेप्ट समझो। रिकर्शन में क्या होता है, हमारे पास एक ना फंक्शन होता है। ठीक है, मान लो फंक्शन का नाम है एफ। अब एफ के अंदर क्या हो रहा होता है, एफ कुछ काम करता है और थोड़ी देर में ना मैं बोलता हूं कि यार अभी जो एफ ने किया ना, यही काम मुझे इसके अंदर किसी के लिए फिर से करना है। अरे ये तो हमारी सिचुएशन ही तो है कि हम लोगों को एक एरे बनानी थी, एक डायरेक्टरी के अंदर के फाइल्स एंड फोल्डर्स की, और जहां भी फोल्डर था उसके अंदर फिर से डायरेक्टरी बनानी थी सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स की। ऐसा करते जाना था जब तक सिर्फ फाइल्स ना रह जाए। सो इसके अंदर मैं फिर से एफ को बुला सकता हूं, एफ के अंदर से फिर से एफ को बुला सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड एज रिकर्जन, कि एक फंक्शन खुद ही को बुला रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमारे कोड में कैसे होता। आप क्या करते, एक फंक्शन बना लेते लिस्ट फाइल्स के लिए। ठीक है, जिसको आप पता है क्या देते, जो पता है क्या लेता, उस जगह का पाथ जहां की सारी फाइल्स एंड फोल्डर निकालने हैं। फिर आप क्या करते, वहां पे लिस्ट फाइल्स फंक्शन को कॉल कर देते। आपको क्या मिलती है, एक एरे ऑफ फाइल्स। ठीक है, आपको एरे ऑफ फाइल्स मिल गई। फिर आप क्या करते, आप एक एक करके उस एरे को चेक करते, ट्रवर्स करते आप उस एरे को। आप क्या कहते हैं कि अगर तो वो जो वैल्यू है वो फाइल है, इफ इट इज अ फाइल, ठीक है, तो मैं उसका नाम और उसके पाथ को प्रिंट कर दूंगा जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इफ इट इज अ फाइल देन आई विल प्रिंट द नेम एंड पाथ। वरना अगर वो डायरेक्टरी है, इफ इट इज अ डायरेक्टरी, इसका मतलब इफ इट इज अ फोल्डर, तो जो मैं अभी कर रहा था ना इस फंक्शन में कि सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट करके फाइल्स के नाम और उसको प्रिंट कर रहा था, यही काम मुझे करना है, तो मैं फिर से इसी फंक्शन को बुला लूंगा। लेकिन अब मैं किसका पाथ दूंगा, अब मैं इस फोल्डर का पाथ दूंगा जिस पे मैं अभी अभी पहुंचा था। बस आपका कोड खत्म, इतनी सी आपको काम करनी थी। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं, है ना। ओके, लेट्स सी। ये देखो, इसने क्या किया, फाइल का नाम प्रिंट किया पहले, फिर फाइल का पाथ प्रिंट किया। और इस डायरेक्टरी के अंदर, ये यही वाली डायरेक्टरी है जो तुम्हें लेफ्ट में दिख रही है ना, यही है मेरी डायरेक्टरी। इसने इसी डायरेक्टरी के अंदर सारे फोल्डर्स और उसके अंदर की सारी फाइल्स में भी चला गया। ये एग्जाम्पल दिखाऊं, ये देखो, इसने, ये देखो, /swp तक मैंने दिया था, वहां के src फोल्डर में भी घुसा हुआ है ये, वहां के आइडिया फोल्डर में भी घुसा हुआ है ये, तो ये सारे फोल्डर्स के अंदर जाके सारी फाइल्स को प्रिंट करा चुका है। सो सिंपल सा ही तो बात है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पाथ भेजना है इस फंक्शन को और बोलना है कि उस पाथ की सारी फाइल्स बता दे। उसके बाद जब आपके पास सारी फाइल्स आ जाएंगी तो आपको उस एरे को चेक करना है कि उसमें जहां जहां भी फाइल है, तो वहां तो नाम और लोकेशन प्रिंट कर दो, क्योंकि वो तो फाइल ही है ना, और फाइल की तो करनी थी। लेकिन अगर वो फोल्डर है तो यही काम फिर से करो। मतलब इस फंक्शन को फिर से बुलाओ और बोलो कि भाई सुन, अभी तो हम एक फोल्डर चेक कर रहे थे ना, अब तुझे ये वाला भी चेक करना है। क्लियर हुआ सबको कि कैसे हमने इसको इंप्लीमेंट किया है? आर यू गाइस क्लियर नाउ? आर यू गाइस क्लियर? ओके, ओके निशांत, ये देखो, हमें क्या करना था, हमें एक, इस, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, जो नाम और लोकेशन को प्रिंट करेगा। ये है हमारा फंक्शन, ठीक है, ये हमारा काम करने वाला है। तो मैंने क्या बोला, मैंने जब इस फंक्शन को बुलाया ना मेन वाले कोड के अंदर से, तो मैंने इसको
वो जगह की लोकेशन भेजी, इसने वो वाली लोकेशन ली है जहां की सारी फाइल्स एंड फोल्डर को प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब ये फंक्शन जो लेता है ना अपने अंदर, ये लेता है उस जगह का पाथ जहां के फाइल एंड फोल्डर आपको प्रिंट करने हैं। ठीक है, सो जैसे ही आप इसको वो जगह देते हो ना, ये सबसे पहले क्या करता है, एक पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है उस जगह का। क्यों बना लेता है? ताकि वो वहां की सारी फाइल्स को लिस्ट कर सके। याद है ये फंक्शन बताया था, डॉट लिस्ट फाइल्स। ये क्या करता है, फाइल एरे देता है आपको जिसके अंदर सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स होती हैं। फिर मैंने क्या किया है, उस एरे को ट्रवर्स किया है। मतलब अभी तक की बात देखो, अभी तक इसके अंदर क्या गई है, वो पाथ जहां के फाइल एंड फोल्डर प्रिंट करने हैं। फिर इस लाइन में मैंने क्या किया है, उस पाथ के अंदर के सारे फाइल एंड फोल्डर की नाम निकाल लिए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, मैंने एक लूप चलाया है उस एरे के अंदर, और मैंने बोला है कि जहां जहां भी फाइल है तो फाइल का नाम प्रिंट कर दो, लेकिन जहां जहां भी फोल्डर है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन को दोबारा बुला दूंगा कि भाई सुन, अभी मैंने तुझे जो जगह दी थी ना, 1 सेकंड के लिए रुक जा, पहले ये जगह के फाइल्स प्रिंट कर दे। ये जगह कौन सी भेजी अब मैंने इसके अंदर, दोबारा इसको बुला के उस फोल्डर की भेजी जो इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ था। कि जहां भी मेरे को फोल्डर आया, मैं इसको बोलूंगा सुन, अब ये लोकेशन भी ले और इसके अंदर की भी फाइल प्रिंट कर, क्योंकि फोल्डर के अंदर भी तो फाइल प्रिंट करनी है ना। अब क्लियर हुआ? ये एक एक करके कैसे उठा रहा है, ये फॉर ईच लूप पढ़ाया हुआ है वैसे मैंने, बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको आप नॉर्मल फॉर लूप की तरह भी लगा सकते हो। कैसे कर सकते हो, कैसे? ठीक है, और इसके अंदर एक बना लो। अब ठीक है, अब लग रहा है जाना पहचाना निशांत, अब तो कोई इशू नहीं है ना? ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नाउ इज एवरीवन क्लियर विद द प्रोजेक्ट? अब किसी को कोई डाउट है अभी तक के पार्ट में प्रोजेक्ट के? अब इस समय अब सब लोग कॉन्फिडेंट है कि हाँ हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो पुश कर देंगे आज ही, है ना? सही है यार। अब ना तुम सुनो कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि नाउ वी आर डन विद पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड वी विल नाउ बी गोइंग इनटू पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम दोबारा इस प्रोजेक्ट पे लौटेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग अहेड विद द क्लास टुडे। एक छोटी सी बात और सुन लो, मैंने लोगों के कोड देखे, उसमें लोगों ने ये कुछ कर रखा है, ट्राई के अंदर वेरिएबल बनाए हुए हैं, है ना, और उसको फाइनली के अंदर या सॉरी या कैच या किसी के अंदर दूसरे के अंदर आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? सो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसमें लोगों के एरर आ रहे थे, तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं जो अभी तक की नहीं गई है, जिसका नाम है वेरिएबल स्कोपिंग। वेरिएबल स्कोपिंग का पता है क्या मतलब होता है? कि कौन सा वेरिएबल कहां पे दिखता है और कहां पे नहीं दिखता है। सो जब भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं, तो वो वेरिएबल सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो इस वेरिएबल इस जगह के उस लाइन के जहां पे वेरिएबल बना है उससे ऊपर 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 जाएंगे, जहां भी ब्रैकेट खुली होगी, और उससे नीचे 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 जाएंगे और जहां भी ब्रैकेट बंद हो रही होगी। सो ये अपने पहले ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में ही दिखता है। सो अब आप सोचो, जब आप इसे ट्राई और दूसरे के अंदर पकड़ रहे थे, है ना, सो ये जो बंदा होगा, यहां अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है, यहीं पे बना है वो, यहीं पे आपने उसकी इनिशियलाइजेशन करी है, डिक्लेरेशन करी है, सॉरी। सो ये बंदा अपने से ऊपर 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 यानी ये वाले, और अपने से नीचे यानी कि ये वाले, इन दोनों के बीच ही दिखेगा, वो यहां दिखने ही नहीं वाला। ठीक है, सो इसीलिए आपका एरर आ रहा था, क्योंकि वो यहां दिख नहीं रहा। तो आंसर क्या है, या तो तुम ऊपर बना लो, है ना, इससे क्या होगा कि वो पूरे के अंदर दिखेगा, और यहां पे वैल्यू असाइन करो, यहां पे बनाओ मत उसे, यहां पे उसकी वैल्यू चेंज करो। ठीक है, सो वेरिएबल यही होती है वेरिएबल स्कोपिंग। इसका मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूं। ठीक है, ये देख रहे हो पहले तो ये कि अलग अलग वेरिएबल्स जो होते हैं ना,
ये एक ब्रैकेट के अंदर के होंगे, ये उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, स्कोप्स। एक बार लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। यहां पे सबसे पहली लाइन में मैंने एक इंटीजर आई बनाया हुआ है, ठीक है। अब पहले वाले के अंदर देखो, यहां पे एक जे है, तो ये जो जे यहां बना है ना, ये सिर्फ इस वाले के बीच में दिखेगा, बाहर नहीं दिखेगा। कैसे पता नहीं दिखेगा, देखो मैं अगले वाले के अंदर एक्सेस कर रहा हूं, वो एरर दे रहा है, लाल हो गया, कैन नॉट फाइंड इट। क्यों? क्योंकि जे जो है वो अपने से ऊपर और नीचे पहले करली ब्रेसेस में ही विजिबल होगा, लेकिन आई यहां दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आई का स्कोप क्या होगा, आई का स्कोप ये होगा, पूरा मेन फंक्शन। क्यों? क्योंकि आई से ऊपर जाने वाला पहला खुलने वाला ब्रैकेट इज मेन का ब्रैकेट, ठीक है। सो यहां पे इस पूरे स्कोप के अंदर ये अवेलेबल होगा, तो पूरे मेन के अंदर। जे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो पहला आता है ये वाला, यानी ये और इसका जोड़ीदार ये, इसके विजिबल होगा। आई का ऊपर जाते हैं तो मेन वाला खुलता है, तो मेन का और इसका जोड़ीदार वाला ब्रैकेट यहां पे है, तो ये पूरे में विजिबल होगा, ठीक है। अब ये सुनो, अगर मैं एक नई जगह पे एक नया आई बनाने की कोशिश करूंगा, तो वो मुझे बोलेगा कि यहां पे पहले ही एक आई बना हुआ है जो मुझे दिख रहा है, तो वो नया आई आपको नहीं बनाने देगा। तो बेसिक आइडिया क्लियर है वेरिएबल स्कोपिंग का? तो जिनको भी ट्राई और फाइनली का एरर आ रहा था, आर यू ओके नाउ? सो वील स्टार्ट विद कलेक्शंस। हाँ निशांत, पूछ सकते हो डाउट भी तुम। यू कैन आस्क द डाउट निशांत। हाँ ओके, सो पाथ जो रीड करेंगे एबीसी से, अच्छा तो पाथ तुम्हें ये है कि पाथ को कैसे अच्छा डालेंगे, ओके। सो देखो, उसको डालने का एक बहुत सिंपल तरीका है। उसको डालने का एक तरीका तुम ये देख लो, ठीक है। ये समझ लो कि कुछ इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। मान लो इसके अंदर दो पाथ है, ठीक है। दो पाथ है यहाँ पे, एक एक्स वाई जेड और एक एबीसी। मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई, उस फाइल पे पॉइंट कर दी, फिर एक रीडर बनाया, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया पाथ, ठीक है। और मैंने बोला कि मैंने तुम्हें याद है बताया था कि न्यू लाइन कैरेक्टर 10 वैल्यू का होता है। तो खुद सोचो, मैं अगर तब तक रीड करूं जब तक मुझे वो 10 कैरेक्टर नहीं मिलता स्टार्टिंग से, तो मेरे को पहला पाथ ही तो मिल जाएगा। तो जैसे ये लूप खत्म होगा, मुझे पहला पाथ मिल जाना चाहिए, तब रुकेगा जब पहला पाथ पूरा रीड हो चुका होगा। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई हुई है और स्ट्रिंग के अंदर मैं उसको कॉन्कैटिनेट करता जा रहा हूं। तो जैसे ये लूप खत्म होगा, जैसे ये लूप खत्म होगा, I should have the value of the first path inside my variable path. Let's run this. ये देखो, यूजर्स एक्स वाई जेड, यही तो है मेरा पहला पाथ, यही तो है मेरा पहला पाथ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शंस फ्रेमवर्क, ठीक है। सो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, देखो अभी तक कलेक्शन क्या होती है कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट करना, जैसे एरे। कुछ एरे भी तो एक तरीके की कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप। बहुत सारे नंबर्स की कलेक्शन होती है, इंटीजर एरे, ठीक है। स्ट्रिंग भी एक तरीके की कलेक्शन ही है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो द क्वेश्चन इज कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है फिर। सो क्या होता है कि आपके पास एरेज और ये सब तो है ही। तो क्या होता था कि जब जावा बिल्कुल बनी बनी थी ना, नहीं, तो ना जावा में एरेज बने थे, ठीक है। जावा में स्ट्रिंग्स बनी थी, ये सब बना था। लेकिन एक इशू आता था कि एरे के अंदर हमने इतने सारे, याद है, मेथड्स पढ़े थे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं एरे के। डॉट लेंथ था एक तो वेरिएबल, उसके अंदर स्ट्रिंग्स के इतने सारे मेथड पढ़े थे, कॉनकैट मेथड और ये सब। एरे और स्ट्रिंग के कोई कॉमन मेथड नहीं थे। मतलब अगर मुझे एरेज के अंदर कुछ डालना है निकालना है, या स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ डालना है निकालना है, या
वेक्टर्स के बारे में अगर किसी ने सुना हो, उसके अंदर कुछ डालना है निकालना है, तो सबके मेथड्स अलग थे, मतलब सबको अलग अलग से हमें पढ़ना पड़ रहा था। आंसर इज ट्रू, बिकॉज हमने अलग अलग से ही तो एरेज और स्ट्रिंग सब कुछ अलग पढ़ा ना। सो जावा ने क्या किया, जावा ने सोचा यार कि बंदे की ना मेहनत बढ़ जाएगी। सो उसने एक ऐसा फ्रेमवर्क दे दिया कि आप एक पढ़ लो, आप एरे बनाना चाहो, कोई भी टाइप का कलेक्शन बनाना चाहो, सबके मेथड सेम होंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो सबके मेथड का नाम ऐड ही होगा। ठीक है, तो जावा ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया कि आप बहुत सारी टाइप की अलग अलग चीजें बना सकते हो, जो भी जिसकी हम अभी बात करेंगे। और आपको कोई एक पढ़ना है, एक पढ़ना है और आपके सारे हो गए, क्योंकि सबके मेथड्स का नाम एक ही है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। व्हाई डिड वी नीड कलेक्शन, यही मैंने तुम्हें बताया कि ना बहुत सारे ना कलेक्शंस पुराने जमाने में होते थे, एरेज, वेक्टर्स या हैश टेबल्स। इन तीनों में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके रखते थे। हमने इसमें से सिर्फ एरे पढ़ा हुआ है ना, हमने इसमें से सिर्फ एरे पढ़ा हुआ है। अब अगर तुम्हें ये तीनों अलग अलग कलेक्शंस हैं, तो तीनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबके मेथड अलग अलग होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूं इसका एक। ये देखो, एक एरे बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, एक वेक्टर बना हुआ है और एक हैश टेबल। कोड अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, पर तुम ये देखो सबके नाम अलग है। अगर इसमें कुछ डालना है तो ऐड एलिमेंट मेथड है, इसमें कुछ डालना है तो पुट मेथड है, एरे में कुछ डालना है तो हमने देखा है कि एरे और फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ता है। तो सबके मेथड्स एक्सेस के अलग है, तो मतलब सबको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। तो ये तो गलत है ना, कि मेरे को सब, अगर मेरे को कुछ यूज करना है तो मेरे को बिल्कुल नए तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा, जबकि वो एक सेम टाइप का ही काम कर रहा है मेरे लिए, लिस्ट ही बना रहे हैं, सब लिस्ट बना रहे हैं, कलेक्शन है ये सब, है ना। सो जावा ने बोला कि यार एक काम करो, ये सबको भूल जाओ, इसीलिए हम इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो चुका है, ये अब यूज नहीं होता। अब यूज होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। उसने बोला तुम एक फ्रेमवर्क पढ़ लो, सारा काम बन जाएगा, तुम्हें इसके बाद और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो यही उन्होंने बोला कि दे केम अप विद अ कॉमन इंटरफेस टू डील विथ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा जो वेक्टर होती थी ना, वेक्टर एक तरीके की एरे लिस्ट ही होती है, जिसकी हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, सब कुछ फाइनल होता था, तो मतलब मैं उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकता था उसके मेथड्स को। ठीक है, कि कल को मैं बोलूं कि चलो ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं वेक्टर, हैश टेबल, एरे, सबके जो मेथड्स है ना, सबको एक जैसा करूंगा। कैसे, मैं अपनी एक नई क्लास बना लूंगा जो इनसे इनहेरिट करेगी। लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वेक्टर के मेथड्स फाइनल है। वेक्टर कहता है कि मेरे मेथड्स को कोई मॉडिफाई एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आई थी। तो दिस गेव राइज टू द कलेक्शंस फ्रेमवर्क। इसके अंदर देखो आपको कितना कुछ मिलेगा, आपको सेट्स मिलेंगे, लिस्ट मिलेगा, मैप्स मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर फर्दर आपको एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, बहुत कुछ मिलेगा। और आपको पढ़ना सिर्फ एक है। आपको लग रहा होगा इतना कुछ है, बट आपको पढ़ना पढ़ना सिर्फ एक है, और आपके सारे मेथड सारे चल जाएंगे सेम कोड से, बस नाम बदलना है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रिड्यूसेस प्रोग्रामिंग एफर्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही पढ़ना है अब आपको। इंक्रीजेस प्रोग्राम स्पीड एंड क्वालिटी, क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, सब कुछ अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंटेड है ना जावा में, लेकिन अब सबके मेथड ही सेम है, तो एक ही इंप्लीमेंटेशन है। So without having multiple implementations, we have only one implementation. So this also increases the program speed. ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस तरीके का है कलेक्शन। एक क्लास मिली हुई है आपको, ठीक है, और इससे बने हुए इनहेरिटेंस से कुछ और लोग हैं, लिस्ट, सेट, क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर, सेट के अंदर जैसे फर्दर है, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, डीक्यू। ठीक है, एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं क्या है, आपको इसको इनडेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए ये जनरल सा कि ये है, होते क्या है। सो लिस्ट पता है क्या होती है, लिस्ट, लिस्ट इज नथिंग बट अ लिस्ट। जैसे हम शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं कि भाई आइटम 1 ये है, आइटम 2 ये है, वगैरह वगैरह। समथिंग जस्ट लाइक एन एरे। एरे भी तो कुछ इसी तरीके होती थी। एरे कहती थी आइटम 0 ये है, आइटम 1 ये है, आइटम 2 ये है। लेकिन एरे में इशू आता था कि साइज फिक्स होता था।
है ना, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि इसमें कितने लोग होंगे, मैं बाद में नए लोग ऐड नहीं कर सकता इसके अंदर, एरे में इशू आती थी। लिस्ट के अंदर क्या है, एक तरीके की एरे ही है बट बढ़ती रहती है, जैसे जैसे डालोगे वो बढ़ती रहेगी, एक एक करके बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो एक तरीके की लिस्ट इज डायनामिक, ऐसे समझ लो, वाइल एरे वाज स्टैटिक, क्योंकि इसमें आपको एक तरीके से पहले ही पता होना चाहिए था साइज, यहां पे साइज इज डायनामिक। कोई डाउट इसमें अभी तक? क्लियर है ये सबको? ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लिस्ट के अंदर भी है ना, जो आपको बहुत तरीके की लिस्ट मिलेगी। ठीक है, आपको एक मिलेगी लिंक्ड लिस्ट, ये टाइप्स ऑफ लिस्ट है, एरे लिस्ट, और एक आपको मिलेगा स्टैक। मैं एक बार बता देता हूं आपको नॉलेज के लिए कि ये होते क्या है। तीनों का काम सेम है, मैंने बोला ना आपको सिर्फ एक पढ़ना है, सबके अंदर सेम मेथड्स होंगे, डॉट ऐड, डॉट रिमूव, जैसे लिस्ट में हम करते हैं। ठीक है, तीनों के अंदर सेम ही है मेथड्स, कोई एक के मेथड अगर आपने पढ़ लिए तो आप दूसरा भी चला सकते हो। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट्स जब सबके मेथड सेम ही है? क्योंकि इंटरनली जावा के अंदर ये अलग अलग तरीके से चलते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट पता है कैसे चलता है? लिंक लिस्ट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहा है, याद है स्टूडेंट्स की लिस्ट की एक बार बहुत पहले बात की थी कि स्टूडेंट्स की भी लिस्ट बन सकती है, तो ये आपके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाता है। तो ये क्या करता है, ऐसे लिंकिंग करता है। जब आपने एक ऑब्जेक्ट, दिस इज योर स्टूडेंट वन, जब आप इसमें स्टूडेंट टू, मान लो आपकी लिस्ट का नाम है एल, ठीक है, फिर आपने किया एल डॉट एड एस वन, तो स्टूडेंट वन ऐड हो गया। फिर आपने कहा एल डॉट एड एस टू, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक पॉइंटर बनाएगा और ऐसी लिंकिंग करता रहेगा। फिर आपने बोला एल डॉट एड एस थ्री, तो ये ऐसे जुड़ता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे चलता है लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट की बात हम करेंगे आगे की एक स्लाइड में, जहां पे से हम सिर्फ एरे लिस्ट की बात करेंगे। ठीक है, स्टैक क्या होता है, स्टैक में जब आप करोगे ना एल डॉट एड एस वन, तो स्टैक कुछ एक तरीके का पानी का जग है, ये स्टूडेंट वन को यहां डाल देगा। फिर आप कहोगे एल डॉट एड एस टू, तो वो स्टूडेंट टू को इसके ऊपर रखेगा। फिर एस थ्री, तो वो स्टूडेंट थ्री को इसके ऊपर रखेगा। अब इसमें से आपको अगर जब निकालोगे ना, तो ये निकलते उल्टे हैं, क्योंकि जो सबसे ऊपर होगा पानी के जग में सबसे पहले वही निकलेगा ना। मैं S1 तो नहीं निकाल सकता ना जब तक S3 और S2 ना निकले। सो बेसिकली दिस फॉलोज अ पॉलिसी कॉल्ड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो बंदा लास्ट में इन गया था वो सबसे पहले आउट होगा, यानी S3। तो जब मैं इस लिस्ट को पढ़ना शुरू करूंगा ना, तो सबसे पहले वो मुझे S3 देगा, फिर S2 देगा, फिर S1 देगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आई क्लियर विद इट? एक बार बता दो चैट में, क्लियर है सबको? चलो बहुत ही बढ़िया, चलो सही है। अब मैंने आपको ये बात जो बताई है ना, ये लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट और स्टैक, ये इनहेरिटेंस ही तो है, मतलब लिस्ट इनका पेरेंट ही तो है, इसीलिए तो सबके भाई फंक्शन सेम है। अब मेरे को तो बात समझ आ गई, क्योंकि लिस्ट इनका पेरेंट था, तो इन सबके पास भी ये ऐड रिमूव मेथड आ गया होगा। ठीक है, और ये लिस्ट पेरेंट पता है कौन सा था, ये लिस्ट एक्चुअली एक इंटरफेस है, और याद है इंटरफेसेस में बात की थी कि इन लोगों के पास सेम मेथड आ जाएंगे, लेकिन इनको खुद लिखना पड़ेगा कि ये ऐड और रिमूव कैसे करते हैं। तो जावा के अंदर इन लोगों ने खुद लिखा हुआ है कि भाई ऐड, मेरे को लिंक लिस्ट ने लिखा हुआ है कि मैं ऐड ऐसे करूंगा, स्टैक ने लिखा है मैं ऐड ऐसे करूंगा, एरे लिस्ट का मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे कि एरे लिस्ट कैसे चलता है। ठीक है, तो सबके नाम तो सेम है, बट सबने कैसे काम करना है ये अलग है, क्योंकि इसने एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ। ठीक है, तो सब कैसे ऐड और रिमूव करते हैं वो सबका अलग है। ओके, सो लेट्स गो अहेड नाउ, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिस्ट, सो लिस्ट की सबसे पहले अभी बात कर ली थी। ठीक है, इट इज एन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है, बेसिकली नॉर्मल लिस्ट है, आप समझो लिस्ट एक तरीके की नॉर्मल लिस्ट ही है, ठीक है, उसमें कुछ खास वास नहीं है, नॉर्मल लिस्ट है। और ये देखो इसके लिस्ट इंटरफेस इज इंप्लीमेंटेड बाय अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर भी है एंड स्टैक क्लासेस। वेक्टर ऑब्सोलीट हो चुका है, वेक्टर आपको यूज करता नहीं है, तो उसकी डिस्कशन करने का फायदा नहीं है। मेन है अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और स्टैक। अब ये देखो, मैंने बताया था ना पेरेंट के बंदे से आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को बना सकते हो, ये कितनी बार ही आ चुका है हमारे आगे। सो देखो, आपको एरे लिस्ट बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो आप टाइप लिस्ट रख सकते हो, ठीक है, और आप सीधा उसके फंक्शंस को कॉल कर लो। अब बात करेंगे कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से आपके पास ऑपरेशंस अवेलेबल होते हैं। तो तीन कैटेगरी ऑफ ऑपरेशंस होती हैं, ठीक है, तीनों को अच्छे से देखेंगे। राघव, लिंक लिस्ट कैन एक्चुअली बी अ स्टैक और अ क्यू, ठीक है, बट अभी हम यार डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर नहीं रहे हैं। सो इट कैन बी, बट इट कैन बी अ फीफो आल्सो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आल्सो। तो लेट्स नॉट टेक ओपन डाउट्स राइट नाउ, इफ यू वांट टू नो अबाउट इट यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है। सो हम तब डिस्कस करेंगे, अभी हम बेसिक जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैंने बोला लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट ऑपरेशन मतलब आप लिस्ट में क्या क्या कर सकते हो, लिस्ट का अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, कुछ पोजीशन रिलेटेड गेमिंग कर सकते हो, माने कि आप ऐड कर सकते हो, इसके अंदर एक ऐड फंक्शन है। अब मान लो ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट भी बिल्कुल एरे जैसी ही होती है, बस मैंने क्या बोला वो डायनामिक होती है, तो इसकी भी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 टाइप की, ठीक है, बस ये बढ़ती रहती है जैसे जैसे इसमें आइटम्स ऐड होते हैं। तो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD, मैंने लिखा ऐड 5, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिखा चलो ऐड E, कैरेक्टर की बात हो रही है, तो यहां पे क्या होगा, फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा E। अगर मैंने लिखा ऐसा कुछ, ठीक है, कि मेरे को फोर्थ इंडेक्स पे F ऐड करना है, अगर मैंने बोला इंडेक्स कॉमा वैल्यू, ऐसा भी एक फंक्शन अवेलेबल होगा आपको, वो ये एरे लिस्ट में अवेलेबल होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो फोर्थ इंडेक्स है ना, इसको थोड़ा सा ये नीचे पुश करेगा, नीचे नीचे पुश करेगा, ताकि ये खुद फोर्थ इंडेक्स पे आ जाए, डिलीट कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ABCD, यहां तक तो सब सही था। अब जैसी फोर्थ इंडेक्स आएगा, तो मैंने बोला फोर्थ इंडेक्स पे मुझे F चाहिए, तो यहाँ F आ जाएगा, और जो E था ना ये इसके एक नीचे आ जाएगा, E अब फिफ्थ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऐड के दो टाइप के वैरायटी ऑफ फंक्शंस, कि अगर कुछ नहीं बताओगे इंडेक्स तो अपने आप सबसे एंड में ऐड होगा, अगर इंडेक्स बताओगे तो उस इंडेक्स पे चला जाएगा और बाकी एक एक नीचे हो जाएगा। अब मान लो आपके पास दो लिस्ट है, लिस्ट वन, ये एक लिस्ट वन है, और एक आपके पास है एक लिस्ट टू। लिस्ट टू खाली पड़ी है, मैं कहता हूं लिस्ट वन के सारे बंदे इसमें डाल दो, तो आपके पास एक फंक्शन है ऐड ऑल, इसके अंदर आप लिस्ट पास कर दो, मतलब अगर आपके पास लिस्ट टू का अगर ऑब्जेक्ट है तो लिस्ट टू डॉट एड ऑल, और अंदर भेज दो लिस्ट वन, तो ये सारे लिस्ट वन के ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे, पूरा कॉपी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। अब अगर मुझे पता करना है कि इसके सेकंड इंडेक्स पे कौन है, तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं L डॉट गेट। गेट फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स लेता है और उस जगह पे प्रेजेंट वैल्यू बताता है, यानी कि अगर मैं लिख दूं L डॉट गेट 2, तो ये मुझे देगा C, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे बोलना है कि सेकंड इंडेक्स पे C नहीं होना चाहिए, P होना चाहिए, P, ठीक है, तो मुझे कुछ नया ऐड नहीं करना है, मुझे इसको एडिट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, L डॉट सेट, सेट कर दो क्या, 2 P, यानी सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को P सेट कर दो, तो ये P हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है ना, क्लियर है, इसमें कोई डाउट? एनी डाउट गाइस, और आर यू क्लियर विद दीज फंक्शंस? हम इसको भी कोड करेंगे, बट आर यू क्लियर विद देम? ओके, अब एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं कोड लिखने से पहले, अब इसका, अब हम कोड की तरफ बढ़ ही गए हैं। एरे लिस्ट की मैंने कहा ना, एक बार एरे लिस्ट में आपको आगे बताऊंगा।
तो array list क्या है? array list is firstly a class given by Java for you, है ना? दूसरा, it implements list. it implements the list interface. ये दो पॉइंट में बिल्कुल क्लियरिटी होगी अभी तक सबको, है ना? ये है, ये एक रेडीमेड क्लास है जो जावा ने दी है और ये लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। अब इसकी बात करते हैं कि ये चलती कैसे है। तो इसको बनाना बहुत इजी है ना? हम एक क्लास है जावा की, तो ऐसे ही नॉर्मल एक क्लास की तरह बना सकता हूं, एरे लिस्ट लिस्ट इज इक्वल टू अ न्यू एरे लिस्ट। बस सिंपल। इसके बाद सारे फंक्शंस की तो हम बात कर ही चुके हैं, लिस्ट डॉट एड, है ना, लिस्ट डॉट गेट, और जो अभी मतलब अभी जितने भी डिस्कस किए थे वो सारे फंक्शंस इसमें वैलिड हैं। ठीक है, वो एक तरीके से इसी का ही फंक्शन है। क्वेश्चन ये है कि ये चलता कैसे है, जो मुझे आप लोगों को बताना है, जो मैं चाहता हूं कि आपको पता हो। ठीक है, कहने को तो मोस्टली हमारी एरे लिस्ट की डिस्कशन हो गई है कि एक एरे लिस्ट एक लिस्ट है और उसके सारे फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन ना इसकी थोड़ी फंक्शनिंग समझो। लिंक्ड लिस्ट एक लिंकिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है, स्टैक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का। आपको पता है एरे लिस्ट क्या करता है? एरे लिस्ट के अंदर क्या है? एरे लिस्ट के अंदर एक एरे ही है, एन एरे, इट इज एन एरे। एरे लिस्ट में देखो ना, एरे लिखा है। होता क्या है कि जब मैं लाइन लिखता हूं ना, जब मैं ऐसी एक लिस्ट बनाता हूं, एल उसका सपोज नेम है, तो द मोमेंट आई राइट दिस, पता है क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर एक फिक्स्ड साइज की एरे बन जाती है, पता है? ये कंप्यूटर के अंदर एक एरे बन जाती है, ये तुम्हें नहीं पता, ये कंप्यूटर को पता है। इसका साइज होता है 10 बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ साइज नहीं दोगे तो इसका साइज होता है 10, 10 साइज, 10 एलिमेंट की एरे बन जाती है। अब मैं पता है क्या करता हूं, मैं इसमें ऐड करने लग जाता हूं, है ना? 1 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, ऐसे में चलता गया। फिर मैंने 10 ऐड कर दिया। होगा क्या? ये एरे को भरता रहेगा उस वैल्यू से। अब देखो, अब आएगा मजा। जैसे ही मैं लिखूंगा ना एल डॉट एड 11, ये बोलेगा, आप बोलोगे सर इसकी जगह खत्म हो गई, अब एरे लिस्ट क्या करेगा? क्योंकि एरे लिस्ट यूज एक एरे ही करता है अपने अंदर। जब आप कहते हो ना एल डॉट गेट टू, तो वो एक तरीके से उसके अंदर ये, अगर इस एरे का नाम ए आर आर है, तो वो ए आर आर टू को ही बुला रहा है। वो अंदर एक एरे ही यूज कर रहा है, तुम्हें नहीं पता वो एरे कौन है, बस वो यूज तो एरे ही कर रहा है। तो जैसे ही तुम 11वां बंदा डालोगे, तो भाई ये जगह तो खत्म, अब एरे तो भाई मॉडिफाई होती नहीं है, एरे का तो साइज फिक्स्ड होता है। वो क्या करता है, वो इसके एक नई एरे बनाता है, वो और भी बड़े साइज की। ठीक है, और सबसे पहले तुम्हारी सारी वैल्यूज को 10 तक वहां पे ऐड कर देता है, और बाकी की जगहें होती है खाली, और फिर इस खाली जगह में वो 11 डालता है। ठीक है, और जब ये भी जगह खत्म हो जाएगी, तो वो इस एरे की जगह भी एक नई एरे बनाएगा और भी बड़ी, और फिर वहां वैल्यूज डालेगा। ठीक है, अब एक बात समझो, अब ना एक बात समझो, सबको पहले ये क्लियर है कि एरे लिस्ट की वर्किंग क्या है? तो फिर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा तुम्हें। आर यू क्लियर विथ एरे लिस्ट, हाउ इट इज वर्किंग इनसाइड? ओके, अब ना एक बात और होती है। तो अगर तुमसे किसी इंटरव्यूअर ने, ओके पुरानी एरे गई राघव, वो क्लीन हो गई, एक बार उसमें से डेटा कॉपी हो गया नई एरे में, फिर वो गई, उसको डिलीट। ठीक है, ये कई बार ना इंटरव्यूज में ये पूछ लेते हैं कि यार मेरे पास दो ऑप्शन है, एरे लिस्ट वर्सेस लिंक्ड लिस्ट, क्या यूज करूं? एक ऐसी एक ऐसी लिस्ट के लिए जिसका बहुत बड़ा साइज होने वाला है और वो बढ़ने ही वाली है, वो बढ़ती ही रहेगी। सो ऑलवेज से दैट द आंसर इज लिंक्ड लिस्ट। पता है क्यों?
लिंक लिस्ट चूज करना। पता है क्यों चूज करना? क्योंकि एरे लिस्ट ना, एरे लिस्ट में काम ऑपरेशन करना बहुत महंगा है। क्योंकि देखो, जब तक मान लो 5 साइज की है, अभी अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और ये भर गई, क्योंकि अगर तो ये लिस्ट बढ़ने ही, देखो वैसे तो एरे लिस्ट हमेशा फास्ट होगी, है ना? क्यों? क्योंकि अगर जो लिंक लिस्ट होती है ना, उसमें अगर मुझे कोई बंदा ढूंढना होता है तो ना मुझे स्टार्टिंग से एंड तक जाना पड़ता है। मतलब अगर मैं लिख तो देता हूं l.get 2, मान लो ये 0 1 2 है, तो मुझे क्या करना होता है, अगर मुझे ये वैल्यू को प्रिंट करना है ना 2 वाली, तो इंटरनली जावा में पता है क्या हो रहा होता है, एक एक करके वो जाता है 2 पे इंडिविजुअली, लिंक लिस्ट वाला। लेकिन एरे में क्या होता है, सीधा एरे 2 कॉल हो जाता है, सीधी वैल्यू निकल जाती है। तो वैल्यू ढूंढना तो फास्टर होगा एरे लिस्ट में। क्यों? क्योंकि वो एक एरे यूज करती है। लेकिन पता है क्या बात है, अगर इस लिस्ट का साइज ग्रो करे ही जा रहा है, मतलब साइज ऐसे ग्रो करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, तो ना यार एरे लिस्ट का काम बहुत भारी हो जाएगा। क्यों भारी हो जाएगा? क्योंकि पहले तो वो एक नई, जब ये भर जाती है तो वो पहले तो एक नई एरे बनाता है, फिर वो एक एक करके सबको देखता है और वैल्यूज को कॉपी करता है। यहां टाइम वेस्ट हुआ कंप्यूटर का, एफर्ट भी वेस्ट हुआ। उसके बाद वो वैल्यू को यहां पे डालता है। जबकि लिंक लिस्ट क्या करता है, बस एंड में एक और लिंक ऐड कर देता है। सो इन द केस जब आपकी लिस्ट बढ़ने ही वाली है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ेगी, तो भाई आप लिंक लिस्ट यूज करो, क्योंकि उसमें लिंकिंग करना, ऐड करना बहुत लेस लोड वाला काम है। अगर आपकी एक छोटी लिस्ट है और उसमें से आपको लिस्ट को बहुत बार रीड करना है, मतलब रीड करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, उस केस में लिंक लिस्ट जो होगी वो महंगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में कोई भी जगह को जब मैं रीड करता हूं तो वो एक एक करके जाता है वहां पे, ऐसे स्किपिंग करके। एरे लिस्ट में सीधा वो वैल्यू फेंकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरनली दोनों अलग तरीके से चल रहे, दोनों के फंक्शन का नाम गेट ही है, लेकिन गेट चल अलग तरीके से रहा है दोनों जगह पे। क्लियर है? एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है? क्लियर? कैन वी गो हेड? फटाफट बता दो चैट में। ओके, अब मैंने तुम्हें पोजीशंस वाले सारे फंक्शंस बता दिए हैं, है ना? इसी के अलावा तुम्हारे पास दो टाइप के फंक्शंस और होते हैं, ठीक है? एक होते हैं सर्च फंक्शंस। सर्च फंक्शंस क्या होते हैं? तो ऐसा करते हैं, सुनो, सर्च फंक्शन लिखने से पहले इसको पहले बना लेते हैं, है ना? सो ये हो गए, फाइल का क्लियर हो गया ना आज। सो हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो एरे लिस्ट है ना, ये कलेक्शंस कलेक्शंस के अंदर आती है। तो आपको करना पड़ेगा इसको इंपोर्ट। तो एक सेकेंड, है ना? ठीक है, अब अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा L1 डॉट एड, मान लो 1, L1 डॉट एड मान लो 2, L1 डॉट एड 3। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं लिस्ट को। लेट्स सी व्हाट वी गेट। ठीक है, 1 2 3, और देखो बिल्कुल एरे की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये इंटरनली एरे यूज कर रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से रिमूव करेंगे। ठीक है, मान लो मैं कहता हूं रिमूव 1। सो यहां पे मुझे रिमूव के अंदर इंडेक्स देना होता है, ठीक है? सो अब मैं फिर से इस लिस्ट को प्रिंट करता हूं। मैं बस तुम्हें वो जो फंक्शंस बताए हैं उसको एक बार चला के दिखा रहा हूं, और कुछ नहीं है। ठीक है, कि एक बार तुम देख भी लो कि हाँ कैसे यूज करना है फंक्शंस को। सो लेट्स सी नाउ, ये देखो, इसने क्या किया, इंडेक्स 1 यानी कि 2, 2 होगा ना इंडेक्स 1, उसको रिमूव कर दिया। ठीक है,
और लास्ट चीज एक देख लो, अगर मैं प्रिंट करूं कि जो लिस्ट है डॉट गेट फंक्शन, इसके अंदर अगर मैं बोलूं आई वांट टू गेट से इंडेक्स 0, यानी कि फर्स्ट बंदा यानी कि 1, तो मेरा एंड में 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। 1 प्रिंट हो गया, है ना? सही है। सो ये मैंने देख लिया आपने कि कैसे आपको लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आपके पास ये भी रहता है एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या होता है? इंडेक्स ऑफ फंक्शन टेल्स यू द इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला इंडेक्स ऑफ 1, यानी ये जो 1 वैल्यू है इस लिस्ट में, इसका इंडेक्स कहां पे है? तो देखो ये सबसे पहला बंदा है तो इसका इंडेक्स है 0। अगर मैं यहां लिखता सपोज करो 3, इंडेक्स ऑफ 3, सो आई शुड गेट द आंसर एज 1। व्हाई? बिकॉज ये वाली लिस्ट है ना अभी, इसमें 3 का इंडेक्स क्या है? 1। ठीक है। अब मान लो मैं किसी ऐसे बंदे का इंडेक्स ढूंढू जो है ही नहीं, तो क्या प्रिंट होगा? तो अगर वो बंदा नहीं है तो रिटर्न करेगा फंक्शन -1। ठीक है। क्लियर? आर यू क्लियर? कोई भी डाउट? आगे बढ़े? ओके। इसके अलावा एक थर्ड टाइप का ऑपरेशन होता है। तो ये जो मैंने बताया ना, सर्च इंडेक्स ऑपरेशन, मतलब इंडेक्स आप निकाल रहे हो ना, बेसिकली इंडेक्स ही तो निकाल रहे हो आप, है ना? सो दिस इज कॉल्ड सर्च ऑपरेशन, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो इसका इंडेक्स। ठीक है। इसी तरीके का एक होता है फंक्शन इसी के अंदर, लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ की जगह लिख दो लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो आपकी ऐसी आ रही है और आप बोल दो लास्ट इंडेक्स ऑफ 2, तो 2 के 2 इंडेक्स है ना, तो इसका जो भी लास्ट इंडेक्स होगा, जहां भी एंड में आ रहा होगा, ये वो बता देगा। ठीक है। इसके अलावा एक होता है रेंज फंक्शन। ये क्या करता है? मान लो आपके पास 2 लिस्ट है, एक आपके पास एरे लिस्ट है L1, और एक आपके पास एरे लिस्ट है L2। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इक्वल कर सकता हूं L1, पहले तो इसको नॉर्मल लिस्ट मान लो। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि L1 में मान लो 10 लोग हैं, 0th इंडेक्स से 9th इंडेक्स तक लोग हैं, मतलब टोटल 10 लोग हो गए। ठीक है। और मान लो कि वो लोग हैं ऐसे A B C, या इसको और सिंपल कर लेते हैं, रुको, और सिंपल कर लेते हैं। ऐसा समझ लो ये आपकी L1 है, ठीक है, ये लिस्ट 1 है आपकी, सिंपल ABCDE। ठीक है। तो इनके इंडेक्सेस क्या होंगे? 0 1 2 3 और 4। ये भी क्लियर है? एक ना फंक्शन आता है, मतलब मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, L2 इज इक्वल टू L1 डॉट सब लिस्ट, मतलब इसके अंदर से एक छोटी सी लिस्ट भी निकाल सकता हूं मैं, उसको कहते हैं सब लिस्ट। इसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स -1, मतलब जैसे आई और जे मान लो ये, तो ये क्या करेगा, आई से लेके J-1 तक सारे बंदे प्रिंट कर देगा, यानी कि 2 से लेके 3 तक। ठीक है। सो 2 से लेके यानी कि C से लेके 3 तक, यानी कि D तक, मतलब C और D को 2 के अंदर, L2 के अंदर डाल देगा, यानी L2 विल बिकम C एंड D। इट इज बेसिकली यूज्ड टू टेक आउट अ सब लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर से एक लिस्ट निकालना, सब लिस्ट। ठीक है। सो दिस इज अ रेंज फंक्शन, रेंज ऑपरेशन। ठीक है। रेंज ऑपरेशन भी क्लियर है सबको, है ना? आगे बढ़ते हैं। एरे लिस्ट क्या है? ये इंप्लीमेंट करता है लिस्ट इंटरफेस को, इसकी हमने बात कर ली। जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ये अवेलेबल है। ठीक है। दे आर क्रिएटेड विद एन इनिशियल साइज विच इज 10। दे सपोर्ट डायनामिक एरेज दैट ग्रो व्हेन नीडेड। ठीक है। व्हेन दिस साइज इज एक्सीडेड द कलेक्शन इज ऑटोमेटिकली इनलार्ज्ड। ये पांचों पॉइंट की हम डिस्कशन कर चुके हैं।
सो नाउ आई वांट टू स्टार्ट विथ आइट्रेटर्स. ठीक है, सो कैन आई स्टार्ट विथ आइट्रेटर्स? एक बार बता दो चैट में, शुड आई स्टार्ट विथ आइट्रेटर्स? ओके. आइट्रेटर क्या होता है गाइस? आइट्रेटर एक तरीके का आपका, हम एक तरीके का आइट्रेटर देख चुके हैं. आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, मान लो एक लिस्ट है, कोई भी लिस्ट हो सकती है, ये तो मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लिंक लिस्ट ले ली. आपकी नॉर्मल एरे लिस्ट हो सकती है, बेसिकली क्या है, एरे होगी वो. आइट्रेटर क्या होता है? एक बंदा होता है, ये मेरा आइट्रेटर है. ये एक बंदा है जो एक एक करके ना एलिमेंट को देखता है, इंडेक्स को नहीं देखता. मान लो यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 5 या ऐसे लिखा हुआ है A B C D E, इंडेक्स है 0 1 2 3 4. आइट्रेटर कौन होता है? इस लिस्ट के अंदर जो भी आपकी जिस भी तरीके की लिस्ट हो, उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है ना, एक एक करके रीड करता है. पहले वो रीड करेगा A, फिर वो रीड करेगा B, फिर C, फिर D. यहां वो पहले रीड करेगा A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर वो रुक जाएगा, कहेगा लिस्ट हो गई. सो आइट्रेटर ऐसा बंदा है कि आप आइट्रेटर को ये नहीं बोल सकते भाई मुझे थर्ड बंदा बताओ. ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है कि आइट्रेटर डॉट गेट, ऐसा कुछ नहीं है. आइट्रेटर एक ऐसा बंदा है, वो शुरू करेगा स्टार्टिंग से और वो एंड तक जाएगा और वो आपको सारी वैल्यूज बता देगा. ऐसा ही एक आइट्रेटर था आपका वो फॉर लूप, जो निशांत को शायद डाउट भी हुआ था कि वो क्या हो रहा है. ठीक है, जैसे कि आप यहां पे भी देखो, आइट्रेटर क्या कर रहा है, एक एलिमेंट उठाता है आपकी लिस्ट में से और उसकी वैल्यू बताता है और आगे बढ़ता रहता है. ठीक है, सो इसका एक एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं, याद है? ऐसे वाला, मान लो आपके पास एक इंटीजर एरे है, नंबर्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास नंबर्स हैं 2 3 4 5 6. बेसिकली ये एरे ऐसी ऐसी बनेगी, 2 3 4 5 6, इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4. अब मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, पता है? अभी मैं बताता हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं. यू नो व्हाट दिस इज? दिस वॉज कॉल्ड अ फॉर ईच लूप. याद है लूप्स में इसकी बात की हुई है, एक बार वीडियो फिर से देखना. फॉर ईच लूप ये क्या करता है? इसको पता है कैसे रीड करते हैं? इसको कहते हैं कि फॉर ईच इंटीजर आई इन नंबर्स. इस वाले लूप को ऐसे रीड करते हैं, कोलन लगा हुआ है, फॉर ईच इंटीजर आई इन नंबर्स, प्रिंट आई. इसकी इंग्लिश का सेंस पता है क्या बना? तो ये आई जो होगा ना, ये एक एक करके जब तक ये लूप चल रहा है ना, नंबर्स के अंदर के इंटीजर का रूप लेता रहेगा. मतलब आई क्या है? फॉर ईच इंटीजर आई इन नंबर्स, मतलब हर इंटीजर के लिए इस नंबर में. तो आई क्या होगा? आई एक बंदा है जो पहले 2 को देखेगा, तो प्रिंट आई से पहले 2 प्रिंट होगा, फिर आई अगले वाले को यानी 3 को देखेगा, फिर 3 4 5 6 ये प्रिंट होगा. तो ये एक तरीके का आइट्रेटर ही तो था हमारे पास. क्लियर है? फॉर ईच लूप में कोई डाउट है अभी तक किसी को? आगे बढ़े. बिल्कुल राघव, एक तरीके का पॉइंटर ही हो. एग्जैक्टली. एनी अदर डाउट्स? सो ठीक है, अगर ये एरे सपोज स्ट्रिंग टाइप की होती, तो मैं बोलता फॉर ईच इंटीजर आई इन नंबर्स का तुक नहीं बनता ना, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, तो मुझे यहां भी स्ट्रिंग करना पड़ता. मतलब जिस टाइप की एरे है उस टाइप का ये बंदा है. तो ये एक्चुअल आइट्रेटर नहीं है, तो ये बेसिकली एक एरेस का आइट्रेटर हो गया, ऐसे समझ लो. ये सिर्फ एरेस को आइट्रेट कर सकता था.
एक ना, मैं तुम्हें बंदा दिया हुआ है जावा ने, जिसका नाम ही है आइटरेटर। एक क्लास दे दी, पूरी क्लास उठा के जावा ने तुम्हें दे दी आइटरेटर। तो बेसिकली जस्ट लाइक यू वुड डू, मान लो मेरे पास एक एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, और 1 2 3 ऐसे लेके मान लो 10 तक। तो ये एल एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब ना जावा ने बोला है कि तुम एक बंदा बना लो आइटरेटर नाम का। एक क्लास है ना, मैंने बोला आइटरेटर इज नथिंग बट अ क्लास गिवन टू यू बाय जावा जस्ट लाइक मेनी अदर क्लासेस। सो इसका नाम रख लो आईटीआर, आइटरेटर का शॉर्ट फॉर्म। अब इसमें लिख दो एल डॉट, ये जो लिस्ट है जिसको तुम्हें आइटरेट करना है, एल डॉट आइटरेटर। इसके अंदर ना एक फंक्शन होता है, जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट इंटरफेस, ये जो भी तुम लिस्ट बनाओगे उसके अंदर एक फंक्शन होगा आइटरेटर नाम का, तुम उसको कॉल कर दो एल डॉट आइटरेटर। ये क्या देगा, एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लिखने से आईटीआर एक आइटरेटर बन जाएगा ऐसा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट ऑफ आइटरेटर तक, आर यू क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट, चैट में बताओ। ओके, है ना। और भी बाकी भी बताओ, सबको क्लियर है कि एक ही को क्लियर है, बाकियों को भी क्लियर है? ओके, वेरी गुड। सो अब ये आइटरेटर से अगर मुझे रीड करवाना है तो इसको बोलना पड़ेगा ना भाई रीड कर। सो आइटरेटर जो है एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये देख रहे हो आइटरेटर, आईटीआर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आइटरेटर। सो इसके कुछ फंक्शंस होंगे ना, कि रीड करने का फंक्शन, आगे बढ़ने का फंक्शन, है ना, मूव अहेड फंक्शन, कुछ तो होंगे। तो बेसिकली इसके पास 3 फंक्शंस होते हैं। लेट्स सी कि वो फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि यूनिवर्सल आइटरेटर है, ये सिर्फ एरेज नहीं, किसी भी कलेक्शन पे आप आइटरेट करा सकते हो। जो अभी तक नहीं भी पढ़ी ना, लिस्ट, सेट्स नहीं पढ़ा, क्यू डी क्यू, बहुत कुछ ऐसे अलग भी होते हैं। कोई भी कलेक्शन को आइटरेट कर लेगा, लिंक लिस्ट को भी आइटरेट कर लेगा, एरे लिस्ट को भी आइटरेट कर लेगा, सबको आइटरेट कर लेगा। तो एक बंदा सबको, मतलब आपको फॉर ईच लूप की जरूरत ही नहीं है। जहां भी कलेक्शन होगी ना, किसी भी टाइप की कलेक्शन पे आप इस आइटरेटर ऑब्जेक्ट को चला दो, ये चल जाएगा। कुछ भी आइटरेट कर सकता है, कुछ भी एक एक करके रीड कर सकता है, ठीक है। और ये है इसके 3 फंक्शंस जो ये कर सकता है। पहला फंक्शन है हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट ये फंक्शन बताता है ट्रू या फॉल्स। तो बात ये है कि जैसे आइटरेटर रीड करता है ना एक एक करके, तो उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे अब रीड नहीं करना है, जब खत्म हो जाएगी लिस्ट। तो हैज नेक्स्ट बेसिकली ट्रू होता है अगर अभी कुछ रीड करने के लिए बचा है, और अगर लिस्ट खत्म हो गई तो हैज नेक्स्ट की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें आइटरेटर तब तक चलाना होता है जब तक लिस्ट, बेसिकली जब तक इट हैज मोर, जब तक इट हैज नेक्स्ट, जब तक इट हैज नेक्स्ट वैल्यूज टू रीड, कुछ बचा है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, इसको रीड कराता है। बेसिकली व्हाट नेक्स्ट फंक्शन डज इज, आई विल शो यू, ठीक है। अभी इसकी मैं बात करता हूं। और एक होता है रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन ऑब्वियस हो गया होगा, जिस बंदे को आइटरेटर देख रहा है उसको निकाल देता है लिस्ट में से, आउट, उसको आउट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की अब हम बात कर लेते हैं। अगर आपके पास मान लो 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और आपका आइटरेटर है यहां पे। अब मैंने लिखा आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, ये पता है क्या करेगा, ये आपको वैल्यू देगा जो इसने अभी अभी देखा, जो इसने अभी अभी देखा। यानी कि अगर मैं एक दूसरे वेरिएबल वैल्यू में इसको स्टोर करूं ना, तो वैल्यू के अंदर आ जाएगा 1 और आइटरेटर बढ़ जाएगा एक आगे। मतलब ये डॉट नेक्स्ट फंक्शन 2 काम करता है। सबसे पहले तो वो बताता है मैंने अभी अभी क्या देखा, और वो आगे बढ़ जाता है।
सिमिलरली रिमूव भी यही काम करता है, रिमूव करंट बंदे को रिमूव कर देता है और आगे बढ़ जाता है। मतलब अगर मैंने यार रिमूव कॉल किया होता तो ये 1 को निकाल देता और आगे बढ़ जाता। ठीक है, सो आई थिंक एक बार हम इसको कोड करके देख लेते हैं ताकि बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। सो लेट्स टेक दिस लिस्ट ओनली, है ना। ऐसा करते हैं, इसमें जल्दी से वैल्यूज ऐड करते हैं। कैसे करेंगे, एक लूप लगा देता हूं। ठीक है, एक बार देखते हैं मैंने अभी तक क्या किया। सो मैंने बस क्या किया, मैंने एक लूप लगा दिया ताकि इसके अंदर वैल्यूज ऐड हो जाए। ठीक है, 0 से लेके 9 तक वैल्यूज ऐड कर दी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक आइटरेटर बनाऊंगा। ठीक है, और मैं इसका नाम रखूंगा ITR, दिस इज द न्यू। अब इसको न्यू से नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये एरर आ रहा है, लाल ये है क्योंकि ये ना जावा के यूटिल पैकेज में पड़ा है जिसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, java.util.iterator, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब देखो मैंने बोला कैसे करते थे इसको, L1.iterator फंक्शन कॉल कर दो, यही तो मैंने यहां पे बताया था। ये देखो यही तो बताया था यहाँ पे। सो उस लिस्ट पे आइटरेटर फंक्शन कॉल कर दो। अब मेरा आइटरेटर तैयार है, अब वो उसे देख रहा है और सबसे पहले बंदे पे बैठा हुआ है। तो मुझे कब तक देखना है, जब तक इट हैज नेक्स्ट, जब तक वैल्यूज है रीड करने के लिए आइटरेटर के पास, तब तक रीड करो। अब मेरा आइटरेटर जैसे ही उसे देखेगा मैं नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर दूंगा। लेकिन अब ये देखो, जब मैंने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया तो ये लाल हो गया। क्यों, क्योंकि देखो मुझे पता है कि उस लिस्ट के अंदर इंटीजर हैं, लेकिन उस लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स भी तो हो सकते थे, उस लिस्ट के अंदर कुछ थर्ड भी चीज भी तो हो सकती थी, मुझे नहीं पता ना वो लिस्ट किसकी है। करेक्ट। सो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई जो मैं देख रहा हूं वो एक इंटीजर है, मैं उसे कास्ट कर दूंगा। ये हम बहुत बार कर चुके, जैसे अरे जैसे वो जब फाइल रीड करते थे तो कैरेक्टर की तरह नहीं बनाया था उसको प्रिंट करते हुए, क्योंकि मुझे तो पता था ना कि वो कैरेक्टर ही है, वो इंटीजर नहीं है। मुझे पता था ना कि वो इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर की ही बात हो रही है, तो मैं कैरेक्टर लिख देता था। उसी तरीके से मैं इंटीजर लिख दूंगा। ठीक है, और उसको एक इंटीजर में स्टोर कर लूंगा। नाउ व्हेन आई राइट दिस लाइन itr.next, ये करंट वैल्यू जो उसने अभी अभी देखी है उसको आई में डालेगा और आगे बढ़ जाएगा। ये लाइन ये कर रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा इस आई को। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। ये देखो इसने क्या किया, एक एक करके सबकी वैल्यूज प्रिंट कर दी। यही तो मैं कर रहा था यहाँ पे, एक एक करके सबको रीड कर रहा था। अब मैं इसमें एक और काम दिखाता हूं। मान लो i मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि जो बंदा मैंने अभी अभी देखा वो इवन है। राघव मैंने लास्ट पॉइंट ये बताया कि देखो, मैंने लास्ट पॉइंट ये बताया है कि आई नो दैट माई लिस्ट कंटेन्स ओनली इंटीजर्स। ठीक है, पता है, मुझे पता है। लेकिन जब मैं itr.next करता हूं, ये मुझे पहला बंदा देख के रिटर्न कर देता है ना। itr.next क्या करेगा, इस आइटरेटर को एक आगे कर देगा और 1 को रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या करता हूं, ये जो रिटर्न करता है उसको एक नए वेरिएबल आई में स्टोर कर रहा हूं, यानी कि आई के अंदर क्या चाहेगा, सबसे पहले 1। अब ये लिस्ट 1 2 3 की जगह एबीसी भी तो हो सकती थी। उस केस में क्या होता, इंटीजर के अंदर कैरेक्टर भर जाता, पर ये तो एरर है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन मुझे तो पता है ना कि इसके अंदर नंबर है, तो मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूं कि यार सुन, ये इंटीजर ही है, तू मेरी बात नहीं मान रहा तो ये मैं तेरे को जबरदस्ती इंटीजर बना दूंगा जो वैल्यू आएगी, तू खुश हो जा। ये कंफर्मेशन है
कंप्यूटर के लिए कि ये एरर नहीं है, मुझे पता है दिस इज एन इंटीजर। ओके, सो देखो अभी जो हमने लिस्ट बनाई वो नंबर्स की लिस्ट थी, लेकिन ये लिस्ट कैरेक्टर्स की भी तो हो सकती थी। ये छोड़ो, ये लिस्ट स्टूडेंट्स की भी तो हो सकती थी। तो जब मैंने आइट्रेटर के नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया तो ये सबसे पहले वाला बंदा रिटर्न कर देगा। इस लिस्ट में आईटीआर डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेगा 1, इस लिस्ट में रिटर्न करेगा ए, और इस केस में रिटर्न करेगा पहला स्टूडेंट, पूरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब मुझे नहीं पता ना कि मेरे को इसको इंटीजर में स्टोर करना चाहिए कि कैरेक्टर में कि किस में करना चाहिए। तो मैं एज अ प्रोग्रामर, मैंने ही तो ये लिस्ट बनाई है ना, ये लिस्ट तो मुझे पता है कि इंटीजर की है, तो मैंने तो इसलिए सीधा लिख दिया था इंटीजर आई इज इक्वल टू आई टी आर डॉट नेक्स्ट। मुझे पता था कि ये इंटीजर ही देगा। अगर मुझे पता होता कि लिस्ट एबीसी की है तो मैं लिखता कैरेक्टर आई इज इक्वल टू आई टी आर डॉट नेक्स्ट, क्योंकि मुझे तो लिस्ट दिख रही है ना, लिस्ट मुझे तो दिख रही है, कंप्यूटर को नहीं दिख रही। तो कंप्यूटर ने इसको रेड कर दिया कि भाई एक बार कंफर्म कर लो कि कहीं कैरेक्टर की लिस्ट तो नहीं है जिसे तुम इंटीजर में डालने की कोशिश कर रहे हो, तो एरर हो जाएगा। तो इसीलिए कंप्यूटर को अश्योर करने के लिए मैंने यहां इंटीजर लिख दिया। दिस इज कॉल्ड कास्टिंग, मतलब जो भी वैल्यू आएगी मैं उसे इंटीजर बना दूंगा और फिर इसके अंदर डालूंगा। तो अगर वो पहले से ही इंटीजर होगा तो उसको इंटीजर बनाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो बेसिकली इस लाइन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये कंप्यूटर से एरर हटाने के लिए। ठीक है, अब क्लियर? आदित्य, नॉन इमेजिनियस डेटा you can obviously store in a list, it will not give you a problem. इनफैक्ट अभी हम आगे जाके जेनेरिक्स नाम के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है, तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज तो मैं बस तुम्हें फंक्शंस दिखा रहा हूं, अभी तो कलेक्शन स्टार्ट हुआ है तुम्हारा, अभी तो हमने कलेक्शंस टच भी नहीं किया है बेसिकली, अभी तो बहुत कुछ बचा है आगे की अभी तुम्हारी 2 क्लासेस कलेक्शन ही कलेक्शन है। सो हाँ, यू कैन ऑब्वियसली स्टोर नॉन होमोजेनियस डेटा, इसीलिए मेरे को कास्टिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर में एरर ना आए। ओके, ये भी देख लो एक कोड, यही मैंने अभी तुम्हें कोड करके दिखाया है। मैं ये कह रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं कि अगर ये बंदा जो है ना, अगर इट इज अ इवन नंबर, इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, मतलब जो मैंने बंदा अभी अभी देखा है, इफ इट इज अ इवन नंबर, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल द रिमूव फंक्शन। ठीक है, अब ना एक काम करते हैं, लेट्स सी कि मेरी लिस्ट के साथ क्या हुआ। मैंने सारे इवन नंबर ही निकाल दिए। मैंने कहा कि जो बंदा वो आइट्रेटर देख रहा है ना, अगर वो इवन है तो उसे निकाल दो, रिमूव फंक्शन को कॉल कर दिया, तो उसने क्या किया, सारे इवन नंबर ही निकाल दिए। ठीक है, सो दिस इज आइट्रेटर। तुम्हें वैल्यू के जो भी करना है उसका लॉजिक तुम इस कोड के इस लूप के अंदर लिख सकते हो। मैंने अभी लॉजिक लिखा है टू रिमूव इवन नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइट्रेटर्स, है ना। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मतलब सिर्फ आगे ही बढ़ सकता है, पीछे नहीं जा सकता। तो अगर मुझे पीछे जाना हो तो आई हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड लिस्ट आइट्रेटर, जो सिर्फ आपको एरे लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, और एरे लिस्ट और जो बाकी, मतलब अभी हम आगे जाके और भी कलेक्शंस पढ़ेंगे ना, सेट्स पढ़ेंगे, हैश पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। सो एक नया आइट्रेटर होता है लिस्ट आइट्रेटर, ये दोनों तरफ जा सकता है। ठीक है, फर्क क्या हो जाता है, जहां मैंने आइट्रेटर लिखा था ना, इसकी जगह बस मुझे लिखना होता है डॉट लिस्ट आइट्रेटर, बाकी कोड अनटच छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्क क्या है कि यहाँ नेक्स्ट फंक्शन है ना, मैं इसमें कुछ ऐसा भी करके तुम्हें दिखा सकता था, आईटीआर डॉट प्रीवियस। अच्छा, ये तो मैं सही कर दूं तुम्हें, लिस्ट आइट्रेटर बनाएंगे ना, आइट्रेटर थोड़ी बनाएंगे, आइट्रेटर डॉट, ये देखो प्रीवियस, प्रीवियस भी आ जाता, बेसिकली दोनों तरफ मैं चल पाता, आगे भी बढ़ पाता, पीछे भी जा पाता। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है।
ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए एक लिस्ट आइटरेटर बना हुआ है सिर्फ एरे लिस्ट के लिए। दिस इज अ कोड, इसी की में हम बात कर चुके हैं अच्छे से। सो अब सुन लो कि प्रोजेक्ट 1 में अब तुम्हें एरे लिस्ट आ चुका है, ठीक है। सो अब तुम प्रोजेक्ट 1 को एक स्टेप आगे लेके जाओगे। हम आज इसका आज तुम अब तुम पूरा प्रोजेक्ट 1 कर सकते हो। मैंने बोला था ना पार्ट 3 में हम लिस्ट बनाएंगे, तो अब तो तुम लिस्ट बना लोगे। तुम्हें एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी। इनफैक्ट तुम्हें 2 एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी, या एक में भी हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम क्या करो, अभी तक जो काम किया था उसमें हम क्या करते थे, नेम और उसको प्रिंट कर दिया करते थे, राइट। तुम एक एरे लिस्ट बना लो फाइल्स की। मतलब जैसी तुम्हें, अभी हम क्या करते थे, हम कहते थे कि इफ इट इज अ फाइल देन आई यूज टू प्रिंट द नेम एंड द लोकेशन, एल्स आई यूज टू कॉल दैट सेम। अगर इफ एफ फंक्शन के अंदर था देन आई यूज टू कॉल द सेम फंक्शन अगेन। यही तो कर रहा था मैं अभी तक। एक काम करो, आज ये प्रिंट वाली लाइन को काट दो, इसकी जगह क्या करो, एक लिस्ट होगी तुम्हारे पास, एरे लिस्ट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो तुम, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एरे लिस्ट, इसका ऐसे भी सिंटैक्स होता है, एरे लिस्ट फाइल। इससे क्या होगा, इट विल इंश्योर दैट द एरे लिस्ट ओनली कंटेन्स फाइल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टाइप फाइल, ठीक है। इस लिस्ट का नाम रख लो फाइल्स, है ना। एक नई एरे लिस्ट बना लो, और प्रिंट करने की जगह इस लिस्ट में, फाइल वाली लिस्ट में ऐड कर दो इसको, फाइल को। समझ रहे हो, मतलब जहां तुम प्रिंट कर रहे थे, अब प्रिंट करने की जगह किसी लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर दो फाइल को। और जब ये फंक्शन का काम खत्म हो जाए ना, उसके बाद उस पूरी एरे लिस्ट को आइटरेटर की मदद से रीड करो एक एक करके, और उस फाइल का नाम और पाथ आउट डॉट राइट, जो हम फाइल राइटर पढ़ चुके हैं, की मदद से एक जगह पे राइट कर दो। और कहां राइट करना है, वो सीएसवी वाली लोकेशन में, जो सेकंड पाथ था तुम्हारा इसके अंदर। किसी आउट है कि अब क्या करना है, अब आगे के स्टेप्स क्या है? देखो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर बाद में डाउट्स होंगे, पूरा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पूरा फिर से भी अभी थर्ड और फोर्थ स्टेप बताने को तैयार हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो बी ओपन एंड टेल इट ऑन द चैट। एनीवन? देखो मैं फिर से बता ही, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक जगह पे हमारा जो भी कोड था फंक्शन के अंदर, हम एक जगह पे बस फाइल का नाम और लोकेशन प्रिंट कर रहे थे, है ना। ऐसा कहीं पे एक लाइन आई थी जहां पे हम प्रिंट कर रहे थे। हमने फर्स्ट स्टार्ट इसी क्लास की स्टार्टिंग में देखा था, एक जगह पे बस हम प्रिंट कर रहे थे। अब क्या करना है, तुम्हें प्रिंट नहीं करना। ये करने की जगह, मान लो तुम्हारे पास एक एरे लिस्ट है, एन एरे लिस्ट, यू ऑलरेडी हैव एन एरे लिस्ट, ठीक है। लेट्स से दैट द नेम ऑफ द लिस्ट इज एल, ठीक है। प्रिंट करने की जगह तुम उस फाइल को इस लिस्ट में ऐड कर दो, लिस्ट डॉट ऐड फाइल, ठीक है। जब इस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारी ये जो लिस्ट पहले खाली पड़ी हुई थी, इस फंक्शन के काम होने के बाद इस लिस्ट के अंदर सारी फाइल्स आ जाएंगी, फाइल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे सारे। मैं इस पे अब एक आइटरेटर लगा सकता हूं, और उसको एक ऐसा कुछ काम कर सकता हूं, फाइल एफ इज इक्वल टू आईटीआर डॉट नेक्स्ट, एंड दिस हैज टू बी ऑफ अ टाइप फाइल, है ना। फिर मैं एफ डॉट गेट नेम, और नॉर्मली जैसे हम करते हैं, गेट नेम कॉमा एफ डॉट गेट पाथ, इसकी मदद से इसका नाम और पाथ निकाल सकता हूं। और निकाल के प्रिंट नहीं कराऊंगा अब मैं कहूंगा एक फाइल राइटर बना के। भाई फाइल राइटर भी तो हम पढ़ चुके हैं ना लास्ट क्लास में। फाइल राइटर बना के इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, और ये क्या करेगा, ये एक हैंडल लेता था, तो एफ आउट कुछ भी नाम दे दो, न्यू फाइल, ये लेता था ना, ये भी एक पर्सनल असिस्टेंट। इसके अंदर जो पाथ होगा, दिस हैज टू बी द एबीसी डॉट टीएक्सटी का सेकंड पाथ, क्योंकि यहीं पे तो आपको सेव करना है।
तो यहां पे जाके फिर अब तुम बस आउट डॉट राइट कर दो। क्लियर है? अब क्लियर है क्या करना है, आज करना क्या है, अब प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, कि प्रोजेक्ट है करना क्या है और कैसे करना है। अब निशांत मैंने तुम्हें बता ही दिया है कैसे कराएंगे। मैंने तुम्हें यह बता दिया था कि फर्स्ट वाला कैसे लेते हैं, जब तक तब तक रीड करो जब तक 10 नहीं आता। राइट, अब तुमने पहला रीड कर लिया। अब पहला रीड करने के बाद जब तक -1 नहीं आता, मतलब कि पहला रीड करने के बाद जब तक फाइल खत्म नहीं होती, तो जो तुम रीड करोगे वो क्या होगा, सेकेंड पाथ। बेसिकली देखो ना, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि तुमने मान लो फाइल रीडर बनाया। चलो मैं तुम्हें कोड लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो तो फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट ही मैंने कर दिया ना, ये थोड़ी होगा। अभी तक ये बात की थी निशांत कि एक फाइल रीडर है इन, है ना, इन नाम का, इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, इट टेक्स अ फाइल। यहां तक तो तुम्हें क्लियर ही था। अभी तक हमने ये किया था, वाइल एक इंट सी बनाया था, वाइल सी इज इक्वल टू इन डॉट रीड स्टार्टिंग में नॉट इक्वल टू 10। ये क्या करेगा, जब तक पहला न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलता रीड करता रहेगा, और मैंने इसको एक पाथ नाम की स्ट्रिंग के अंदर ऐड करता गया था। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो जो मेरा फाइल रीडर होगा, अगर ये तुम्हारी abc.txt थी, ये तुम्हारा पाथ 1 था, ये तुम्हारा पाथ 2 था, तो जैसे ही वो इस न्यू लाइन को रीड करेगा, अब मेरा यहां पे आ चुका होगा रीडर दूसरे वाली पाथ की स्टार्टिंग में, और इसके एंड में पड़ा होगा -1, क्योंकि यहां फाइल खत्म हो रही है, न्यू लाइन नहीं है, यहां पे फाइल खत्म हो रही है। तो तुम यहां पे एक और लूप लगा दो ना इसके बाद, वाइल सी इज इक्वल टू इन डॉट रीड नॉट इक्वल टू -1, मतलब जब तक फाइल खत्म नहीं होती एक नए पाथ यानी पाथ 2 के अंदर उसे ऐड करते रहो। एक नया दो स्ट्रिंग बना लो ना, पाथ 1 पाथ 2, ये पाथ 1 कर लो और पाथ 2 बिल्कुल सेम दिखेगा ये और ये। फर्क क्या है कि अब मैं रीड जहां तक रीड कर लिया था, रीडर वहां पे रुका ही हुआ था, वहां से लेके मुझे तब तक रीड करना है जब तक फाइल खत्म नहीं होती, सो आई कैन गेट द अदर पाथ। हाँ अब क्लियर है निशांत? रुका रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहां तक तो रीड कर चुका है ना। ओके ओके, एनी डाउट्स गाइस, किसी को कोई डाउट कि अब सब लोग कर लेंगे? हाँ पूछो, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। बाकी लोग भी अपना डाउट लिख सकते हो, ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो यू कैन राइट इट ऑन द ग्रुप नाउ। अच्छा सुनो, फाइनली में नॉट इक्वल टू वाली जो कंडीशन होती है वो क्या होता है, एक्चुअली बात क्या होती है, देखो जब हम ट्राई और कैच के अंदर कोड लिखते हैं, राइट, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होता है जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं, है ना निशांत, ऐसा कोड होता है। तो एक बात क्लियर समझो कि मेरे को फाइल रीडर बाहर ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अगर उसे यहां पे क्लोज करना है तो वो यहां पे दिखना भी तो चाहिए, वेरिएबल स्कोपिंग पड़ी थी ना, अगर मैं यहां ट्राई के अंदर बनाऊंगा तो वो यहां नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो इसके और इसके बीच में रह जाएगा बस विजिबल, है ना। तो ये बात पक्की है कि वो सब इन सबसे ऊपर बनाना पड़ेगा ताकि वो तीनों में विजिबल हो। चलो ये क्लियर है बात। सो जब मैं सबसे पहले बनाऊंगा उसे, है ना, तो ये जब मैं यहां न्यू फाइल रीडर की बात करता हूं ना, तो यहीं पे एक एरर आ सकता है, तो बेसिकली मेरे को यहीं पे ट्राई लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन में ही एरर आ सकता है। सो मैं क्या करता हूं, ताकि उस लाइन में कभी भी एरर ना आए स्टार्टिंग में,
मैं फाइल रीडर इनको नल कर दिया करता हूं। मैं बोलता हूं स्टार्टिंग में रीडर है ही नहीं, नल है, नल, इट इज नल। और फिर मैं यहां पे लिखता हूं इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, यहां पे मैं उसको बनाता हूं। ठीक है, क्योंकि इस लाइन में एरर आ सकता है और ये ट्राई के अंदर आ जाएगी। उसके बाद जब मैं यहां पे क्लोज करता हूं ना, तो ये हो सकता है कि भाई यहां पे एरर आ गया हो सकता है इस लाइन में एरर आ गया हो, तो रीडर हमेशा नल ही रह गया था, रीडर कभी कुछ बना ही नहीं, क्योंकि ये लाइन चली ही नहीं, एरर आ गया था। तो फाइनली तो हमेशा ही चलता है चाहे एरर आए या ना आए। तो जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, हो सकता है ना इन नल रहा हो, और नल वाले पे तो क्लोज चलता ही नहीं है, तो मैं इसीलिए चेक करता हूं कि इफ इन नॉट इक्वल टू नल, बेसिकली कि अगर ये लाइन सही से चल गई तो उसको बंद कर दो। क्लियर? अब ठीक है। ओके, सो आज का तुम्हारा प्रोजेक्ट यही है। ठीक है, अगली क्लास में हम एक बार ये डिस्कस कर लेंगे छोटा सा कि जार फाइल कैसे बनाते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि तुम लोग सीधा अपनी जार फाइल भेज पाओगे किसी और को। मतलब वो जैसे डॉट exe फाइल आती है ना, कोई प्रोग्राम चलाना होता है, डबल क्लिक करो चल जाती है। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, 5 मिनट लगेंगे। सो आज का काम ये है आपका कि अब आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर लो शुरू, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट सबमिटिंग योर प्रोजेक्ट्स नाउ। दिस विल बी द फिफ्थ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट दैट यू हैव टू मेक अ जार फाइल ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दिस यू हैव टू डू, या मैं एक बार बता ही देता हूं सो दैट यू कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, है ना। कुछ नहीं करना होता जार फाइल क्रिएट करने के लिए। तुम क्या करो, सबसे पहले सबसे पहले अपना टर्म, या अभी तुम जार ना भी बनाओ तो ठीक है, चलो आई शेयर अ वीडियो विथ यू अबाउट मी हाउ टू मेक अ जार। ठीक है, मैं इसका एक वीडियो बना के तुम्हारे साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक बार डाउट ही क्लियर कर लेते हैं आज, बिकॉज आई वांट यू टू एटलीस्ट कंप्लीट, आई वांट योर प्रोजेक्ट टू बी इन रनिंग स्टेट। ठीक है, विद इन द वीकेंड इटसेल्फ। ओके, आदित्य इज आस्किंग अबाउट सीएसवी। तो आदित्य सीएसवी कुछ नहीं होता। जब आप अपनी फाइल पे राइट करोगे ना, आउट डॉट राइट जब हम करते हैं, तो पहले आप राइट कर देना फाइल का नाम, फाइल नेम। सीएसवी का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो आप पहले फाइल का नाम राइट कर देना, फिर राइट कर देना एक कॉमा, फिर राइट कर देना फाइल का पाथ। तो बेसिकली इसका नेट आउटपुट क्या होगा? फाइल नेम कॉमा फाइल पाथ। और एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया था ना, राइट जब भी करते हैं वो ओवर राइट करने लगता है। तो जब तुम फाइल राइटर बनाओ ना, फाइल राइटर आउट इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, तो यहां फाइल देते थे, कॉमा ट्रू कर देना। ट्रू क्यों करते हैं? ताकि वो अपेंड हो, ताकि वो अपेंड हो। ठीक है, और राइट जब सारे हो जाए ना, तो एक लाइन लिख देना आउट डॉट फ्लश। इससे क्या होता है, स्ट्रीम फ्लश हो जाती है। और वो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये फाइल में तुमने कर तो दिया आउट डॉट राइट, लेकिन वहां कुछ दिखा नहीं, वहां पे कुछ आया ही नहीं। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा हो कि फाइल में राइट ना हो रहा हो, तो एक बार आउट डॉट फ्लश ऐड कर देना। ठीक है, इट विल फ्लश द आउटपुट स्ट्रीम, इट हैज टू बी रिटन इन ऑर्डर टू फ्लश द आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, और दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो फ्लश का, और दूसरा यहां ट्रू लिखना, फाइल कॉमा ट्रू। ट्रू क्यों? क्योंकि अपेंड करना है, वरना क्या होगा, तुम फाइल नेम लिखोगे तो उसके बाद कॉमा लिखोगे, तो वो यहीं पे कॉमा डालने की कोशिश करेगा, जो गलत है। ठीक है, सो किसी को अब कोई डाउट्स है अबाउट द प्रोजेक्ट? निशान, दैट इज अप टू यू, that is up to you, that is your choice. You have seen both byte stream as well as कैरेक्टर स्ट्रीम, जो तुम्हारा विश हो। बस हाँ, मैंने यही बोला है कि एक तो अपेंड करना, ये ध्यान रखना कि यहाँ ट्रू लिखो तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए राइटर का या स्ट्रीम का, बिकॉज यू हैव टू अपेंड इट। एंड दूसरा सीएसवी लिखने का तरीका ये होता है, पहले फाइल नेम लिखो, फिर कॉमा लिखो, फिर फाइल पाथ लिखो। ये तुम हर एक के लिए करो, क्योंकि तुम्हारे पास लिस्ट होगी, तो पूरी लिस्ट में हर बंदे के लिए ये करना है तुम्हें, है ना। बिल्कुल निशांत, होगा। लास्ट क्लास को एक बार रिवाइज करना, उसमें भी बताया था कि अपेंड करना होता है, अपेंड करने के लिए कॉमा ट्रू लगाना होता है ना। किसी में भी होगा, क्योंकि इंटरनली तो ये भी स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम को यूज कर रहा होगा ना, कैरेक्टर स्ट्रीम।
बस 2 बार यूज कर रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। ठीक है, अगर और किसी को कोई डाउट नहीं है, यू कैन आउट्स ऑन ग्रुप ऑल्सो, और एक जार फाइल का वीडियो तुम्हें सेंड कर देंगे, है ना। एंड स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि इस वीक एंड पे मैं होप कर रहा हूँ सब लोग प्रोजेक्ट बना लेंगे, और अब सबको प्रोजेक्ट क्लियर है ना। अब सबको पता है कि प्रोजेक्ट में क्या है, कैसे करना है, अब तो बिल्कुल सामने हो गई तुम्हारे प्रोजेक्ट, है ना। तो इसको बनाओ, शेयर करो, और वील सी योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।